हाय गाइस, आई एम एडवोकेट सुरेश। जैसे कि आप सभी को पता है एआईबी एग्जाम प्रेपरेशन के लिए सिर्फ अभी 4 दिन बच गए हैं। 1, 2, 3 और 4 फरवरी और 5 को एग्जाम होना ही है। तो वैसे तो हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर एआईबी एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज के ऊपर किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। तो यहाँ पे एक पार्ट हमारा कहीं ना कहीं छूट रहा था, इसको थोड़ा सा मैंने कवर किया था, जिसमें थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जजमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एआईबी एग्जाम के लिए। तो इसमें मैं आज आपको 20 रिमार्केबल केसेस की यहाँ पे लिस्ट को यहाँ पे हम देखेंगे और उसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम डिस्कस भी करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से देखें और कंप्लीट देखें। और जो मैं यहाँ पे केसेस बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और ये जो केसेस कवर किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, और द मेन थिंग यहाँ पे जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे केसेस हैं, तो सभी को अपने ध्यान से देखने। तो चलिए जो हमारी लिस्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पे केस है बेरूबरी यूनियन का केस है 1960 का। आप इसको गूगल में करके इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 3 को डिटेल में एग्जामाइन करा था और ये यहाँ पे हेल्ड करा था कि पार्लियामेंट इस आर्टिकल के अंदर कोई भी लॉ नहीं बना सकती है जो कि जो नेहरू नून एग्रीमेंट है उस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सके। तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो गूगल के ऊपर जाकर के। नंबर 2 पे यहाँ पे AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का यहाँ पे केस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि जो प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट है, अगर वो उसमें लॉ को प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई भी यहाँ से अगर डिटेंशन होती है तो वो मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 13, 19, 20 एंड 22 में, तो वो इसकी कोई भी किसी तरह के फंडामेंटल राइट की वायोलेशन नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड नंबर पे गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और यहाँ पे ये हेल्ड किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल टू द पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शन एज स्टेटेड इन आर्टिकल 13 एंड दैट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वुड बी रिक्वायर्ड। तो ये चीज भी अपने यहाँ से क्लियर होता है, इस केस को भी आपने नोट कर लेना। उसके बाद में केशवानंद भारती, इस केस के बारे में तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी जानते ही होंगे। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री के वाइड पावर्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे बात आई थी कि, और इसमें ये बोला था कि जो पार्लियामेंट्री के पास जो पावर्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको वो अमेंड कर सके। और इस केस को फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर 5 पे मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। तो इसमें क्या हुआ था, द कोर्ट रूल्ड दैट द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है वो अपनी जो लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड पावर में कन्वर्ट करके, ऐसा नहीं कि जो मर्जी चाहे वो अमेंडमेंट कर ले। ओके, और इसमें ये चीज भी क्लियरली बोल दी गई थी कि जो यहाँ पे सुप्रीम है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि पार्लियामेंट। नंबर 6 पे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मतलब हैजर्डियस, जो भी मतलब डेंजरस एक्टिविटीज करता है, जैसे कि गैस लीकेज की मतलब गैस लीकेज वाला कांड होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो इसके लिए जो इंडस्ट्री होगी वो एब्सोल्युटली वहां पे लायबिलिटी बनेगी उसकी। और इसमें ये भी क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के पास जो आर्टिकल 32 के अंदर जो पावर्स दिए गए हैं वो सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं बल्कि वो रेमेडियल मेजर्स के लिए भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। नंबर 7 पे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। इसमें क्या था कि जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है उसके फॉलो करते हुए ये जो जजमेंट आई थी, जिसमें बोला गया था कि ऐसा कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, जिन गाइडलाइंस को विशाखा गाइडलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था कि सेट ऑफ गाइडलाइंस एम्प्लॉयर्स के लिए बनाई गई थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर क्रिएट की गई थी कि ताकि जो भी उनका वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहे और सेक्सुअल हैरेसमेंट से वो ऐसा कोई भी वहां पे दिक्कत ना हो सके। नंबर 8 पे है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। तो सिंपली इसको शाह बानो बेगम के केस से भी नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड करा था कि जो मुस्लिम वुमेन है उसके पास जो राइट टू एलिमनी है वो जो CRPC 1973 के तरह बाकी के जैसे हिंदूज को मिलता है वो यहाँ पे मुस्लिम वुमेन को भी यहाँ पे मिलेगा। तो किसी भी तरीके से कुछ भी यहाँ पे उनके लिए अलग से चेंज नहीं होगा। नंबर 9 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट कंटेंडेड दैट द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 आल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसके बाद में 10th नंबर पे केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का है। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक डाउन क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 329A which was inserted by the 39th amendment in 1975 on the grounds that is was beyond the parliament's amending power as it destroyed the constitution's basic features। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 11 पे, जो केस है हमारा एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसको हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जो जजमेंट डिलीवर की गई थी वो पीएन भगवती जी के द्वारा डिलीवर की गई थी और जो जस्टिस पीएन भगवती उनका बहुत ही अहम रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और यहाँ पे लॉ में। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक लैंडमार्क डिसीजन दी गई थी जो कि रिलेटेड थी हैबियस कॉर्पस केस के रिलेटेड, और ये जो कंट्रोवर्शियल जजमेंट थी जो कि पीएन भगवती द्वारा दी गई थी, जो कि जो एमरजेंसी लगी हुई थी 1977 तक वो एमरजेंसी चली थी, उसके बीच में ये दी गई थी और जिसमें बोला गया था कि पर्सन का जो राइट है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात करी गई थी, राइट टू नॉट टू अनलॉफुली डिटेन्ड कैन बी सस्पेंडेड। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल यहाँ पे जजमेंट रही है। उसके बाद में यहाँ पे शंभू राम यादव वर्सेस हनुम दास खत्री का यहाँ पे केस था। यहाँ पे क्या था, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड केस है और यहाँ पे अभी 3-4 केसेस कंटिन्यू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से स्टार्ट होने वाले, इनके ऊपर भी अपनी ज्यादा फोकस करें क्योंकि जो एआईबी का एग्जाम है उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस भी आपको जरूर से यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे चार्जेस लगे थे कि यहाँ पे एक एडवोकेट थे जो कि क्लाइंट ने पैसे दिए थे कि जज को ब्राइब करना है, और ऐसा कुछ होने के बाद क्या हुआ था कि जो बार काउंसिल था, स्टेट बार काउंसिल, ऐसा करने वाले एडवोकेट को यहाँ पे 2 साल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने इसको चैलेंज करा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी वहां पे, तो वहां पे क्या हुआ था कि उनको परमानेंटली ही जो उनका रोल से नाम हटा दिया, यानी कि परमानेंटली उसको डीबार कर दिया गया प्रैक्टिस करने से। उन्होंने अगेन सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज करा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिसीजन था उसी को हेल्ड करा और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन और ऐड करी, लीगल प्रोफेशन इज नॉट अ ट्रेड और बिजनेस, इट इज अ नोबल प्रोफेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। एलसी गोयल वर्सेस सुरेश जोशी है, ये भी सेम आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड डील करता है। इसमें क्या हुआ था कि एडवोकेट ने अमाउंट जो क्लाइंट से कलेक्ट करते उसका मिसयूज किया था। अमाउंट की जो यहाँ पे 20,491 वो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। यहाँ पे भी हेल्ड किया गया था कि जो एडवोकेट है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए यहाँ पे लायबल है। नंबर 14 पे है नारायण पांडे वर्सेस पन्नालाल पांडे 2013 का ये केस है, जिसमें एडवोकेट वाज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग फाइल्ड वो कालातनामा विदाउट अथॉरिटी एंड देन फाइलिंग फॉल्स एंड फिक्शियस कंप्रोमाइज, यानी कि बिना अथॉरिटी के वकालतनामा फाइल कर दिया और इसके ऊपर जब उनके ऊपर चार्जेस लगे मिसकंडक्ट, तो वहां पर उन्होंने शो किया कि जो क्लाइंट के साथ मतलब जो राजीनामा होता है कंप्रोमाइज, लेकिन इन सभी चीजों से कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे ये बोला गया था कि जो यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी प्रोपोर्शनेट टू द डिग्री ऑफ मिसकंडक्ट, जो डिग्री है मिसकंडक्ट की वो कितनी हाई थी उसके हिसाब से यहाँ पे जो पनिशमेंट वो मिलेगी। उसके बाद 15 नंबर केस है बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस कुरापति सत्यानारायण 2003 का केस है। यहाँ पे भी क्या है कि लॉयर मिसअप्रोप्रिएटेड हिज क्लाइंट्स मनी, बीसीए एक्विटेड हिम ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो इन टच, यानी बीसीए ने पहले उस एडवोकेट को क्या कर दिया था कि एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इस डिसीजन के बारे में अनफाउंडेड एंड प्रोवर्स एंड लैकिंग द सीरियस थॉट व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बीसीआई इन द डिस्चार्ज ऑफ क्वासी जुडिशियल फंक्शंस व्हाइल प्रोबिंग इनटू सच ग्रेव इंस्टेंसेस। 16 नंबर पे केस है धबोलकर का केस, आपने सुना होगा। तो फुल टाइटल इसका बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वी धबोलकर एंड अदर्स का केस है। इसमें भी वही चीज बात करी गई थी कि जो बार काउंसिल वो डुअल कैपेसिटी फंक्शन करती है। एक तो ये कि यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो यहाँ पे क्या करती है कि जुडिशियल जो यहाँ पे पावर्स दिखाती है कि एडवोकेट के जो केसेस को डील करती है उसको उनको पनिशमेंट देने का राइट रखती है। दूसरी साइड में ये क्या करती है कि एज अ प्रोसिक्यूटर भी काम करती है। तो इस केस में जो स्टेट बार काउंसिल है वो एक एग्रीव्ड पर्सन हो सकता है, जो सेक्शन 39 एडवोकेट एक्ट के अंदर जो अपील की बातें थी वो यहाँ पे क्या होगी, मेंटेनेबल होगी उनके लिए भी। 17 में शारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, तो यहाँ पे ट्रिपल तलाक का जो केस था 2017 का, इसको आपने याद रखना है कि उसको क्या बोला गया, जो ट्रिपल तलाक था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड है। उसके बाद में 18 नंबर पे है बुढ़ा देव कर्माशर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या था कि जो सेक्स वर्कर्स, जैसे आपने सुना भी होगा कि जो वैश्या का यहाँ पे एक काफी हाईलाइट हुआ था, अगर कोई अपनी मर्जी से अगर लाइक प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है तो उसको भी यहाँ पे मतलब अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से ये काम कर रही है तो अगर पुलिस को उनको अच्छे से डील करना चाहिए, अब्यूज नहीं करना चाहिए। काफी सारी चीजें के ऊपर यहाँ पे बात हुई थी इस केस के अंदर।
19th नंबर पे स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे जो रेप के विक्टिम्स होते हैं, जिसमें कि 2 फिंगर टेस्ट हुआ करता था पहले, जो कि अभी इसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, और ये इसी केस में डिसीजन आया था। उसके बाद में 20 नंबर पर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें लैंडमार्क डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि जो आर्टिकल 21 की जो इंटरप्रिटेशन उसको यहाँ पे एक्सपेंड करा गया था। तो ये कुछ 20 यहाँ पे लैंडमार्क केसेस थे, जिनको आपने अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना। इसमें से कुछ केसेस रिपीट भी हुए हैं, जो कि मैंने एक पिछले वीडियो बनाई जिसमें मैंने 12 केसेस के बारे में बात करी थी, तो उनको भी फॉलो करना है और साथ में ये 20 केसेस को भी फॉलो कर लो। इसके अलावा EIB एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनमें पिछले एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पेपर्स के हर में से जितने भी केसेस हैं उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो सही हो सके। और इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट है, क्वेश्चन है आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है आपके पास। तो जितना हो सके इस टाइम को आप यूटिलाइज करें, ताकि ये जो आपका एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर दिस AIB एग्जाम ऑन 5 फरवरी 2023। सो आई कैन से कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।